Good morning to all. Myself Vijay Pal, PGT History, Government Senior Secondary School, Rodai, Rewari, क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री के चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के इस भाग के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, 14वीं सदी से 17वीं सदी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में बढ़ते नगरीकरण की जानकारी देना। इसका दूसरा उद्देश्य है यूरोप में विकसित हो रही नगरीय संस्कृति को जानना। अगला, नगरीकरण और मुद्रण के विकास के कारण विकसित हुई इतिहास की समझ को जानना। और चौथा उद्देश्य है वैज्ञानिक उन्नति के कारण पृथ्वी और सौरमंडल के बारे में नए विचारों को समझना। पांचवा और अंतिम उद्देश्य है कला, स्थापत्य कला, मानवतावाद और तर्क एवं विज्ञान के क्षेत्रों में हुई उन्नति को जानना एवं समझना। प्यारे बच्चों, पाठ के इस भाग के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, कलाकार और यथार्थवाद। दूसरा बिंदु है वास्तुकला। अगला मुख्य बिंदु है प्रथम मुद्रित पुस्तकें। और चौथा बिंदु है मनुष्य की एक नई संकल्पना। और इस भाग का अंतिम बिंदु है महिलाओं की आकांक्षाएं। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब एक एक करके इन सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला मुख्य बिंदु है कलाकार और यथार्थवाद। इस बिंदु में हमें यह देखना है कि विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कला, वास्तुकला, संगीत, इन सभी क्षेत्रों में कलाकार किस प्रकार यथार्थवादी विचारों को अपना रहे थे। शिक्षा के साथ साथ कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने भी मानवतावादी विचारों को फैलाने में प्रभावी भूमिका निभाई थी। उदाहरण के लिए ड्यूडर द्वारा बनाया गया यह रेखाचित्र 16वीं शताब्दी की इतावली संस्कृति का पूर्णतः आभास कराता है। पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। रोमन संस्कृति के पतन के 1000 वर्षों बाद भी उसके उजड़े नगरों से विभिन्न कलात्मक वस्तुएं मिली हैं। अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतावली वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया। उदाहरण के लिए 1416 में डोनातेल्लो ने सजीव मूर्तियां बनाकर एक नई परंपरा कायम की। कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से सहायता मिली। उदाहरण के लिए नरकंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशाला में गए थे। इसी तरह आंड्रियस वेसेलियस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ की। इसी समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी का भी आरंभ हुआ। हालांकि चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां उपलब्ध नहीं थीं, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की थी। उदाहरण के लिए उन्हें अब यह मालूम हो गया कि रेखागणित अर्थात जियोमेट्री के ज्ञान से ये परिदृश्य को ठीक तरह से समझ सकते हैं और प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करके त्रिआयामी अर्थात 3 डायमेंशनल पिक्चर्स बना सकते थे। लेप चित्रों के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटख बनाया। उनके अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिजाइन और रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है, जो उन्हें मंगोलों से मिली थी।
इस तरह शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद अर्थात रियलिज्म कहा गया। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस भाग का अगला मुख्य बिंदु है वास्तुकला अर्थात आर्किटेक्चर, जिसमें हम यह देखेंगे कि किस प्रकार कलाकारों ने वास्तुकला को रोमन संस्कृति का एक अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया है। 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा। इसमें अनेक कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे प्रमुख कारक है पोप की भूमिका। 1417 से पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए थे, क्योंकि 1378 से दो पोप के निर्वाचन से जो दुर्बलता हुई थी अब उसका अंत हो गया और पोप ने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। पुरातत्वविदों ने भी सावधानीपूर्वक रोम के अवशेषों का उत्खनन किया। उन्होंने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया, जो वास्तव में रोम साम्राज्यकालीन शैली का ही पुनरुद्धार थी, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया। इसी के साथ ही चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों, मूर्तियों और उभरे चित्रों से भी सुसज्जित किया। इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सभी कुछ थे। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो है, जिन्होंने पोप के सिस्तीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र, दी पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिज़ाइन बनाया और इनकी वजह से माइकल एंजेलो अमर हो गए। इसी तरह एक और वास्तुकार हैं फिलिप्पो ब्रुनेलेसी, जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में ही शुरू किया था। इस काल में एक और अनोखा बदलाव देखने को मिलता है। अब कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी है, न कि पहले की तरह उनके संघ या श्रेणी अर्थात गिल्ड के नाम से होती थी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस भाग का अगला मुख्य बिंदु है प्रथम मुद्रित पुस्तकें। इस भाग में हमें यह जानना है कि मुद्रित पुस्तकें किस प्रकार यूरोप में पहुंचती हैं और उनका आम लोगों पर क्या असर पड़ता है। प्रिंटिंग अर्थात मुद्रण के लिए रोम के लोग मुख्य तौर पे मंगोल और चीन के लोगों पर निर्भर करते थे, या दूसरे शब्दों में कहें तो इन देशों के ऋणी रहे हैं, क्योंकि यूरोप में मुद्रण चीन के माध्यम से ही यूरोप में पहुंचा था, विशेषकर इटली के शहरों में। मुद्रण की शुरुआत से पहले अगर किसी ग्रंथ की प्रतिलिपि तैयार करनी होती थी तो उसका हस्तलिखित रूप ही आम प्रचलन में था। सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग, जिन्होंने पहले छापेखाने का निर्माण किया, उनकी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियां छपी थी। इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु अर्थात मोंक बाइबल की केवल एक ही प्रति लिख पाता था। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकी ग्रंथों, जिनमें अधिकतर लातिनी ग्रंथ थे, उनका मुद्रण इटली भाषा में हुआ था। चूँकि मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगी थी और उनका क्रय संभव होने लगा, अब छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों से बने नोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। मुद्रण के कारण अब विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा
तेज़ी से प्रसारित हुए। नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक कई सौ पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। अब पाठक एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था, क्योंकि वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था। इससे लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस भाग का अगला बिंदु है मनुष्य की एक नई संकल्पना, जिसमें हमें यह देखना है कि मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था। मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से एक था मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमज़ोर होना। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज़्यादा आकृष्ट थे, परंतु ये जरूरी नहीं था कि वे अधार्मिक थे। वेनिस के एक मानवतावादी फ्रेंचेस्को बर्बारो ने अपनी एक पुस्तिका में संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसकी तारीफदारी की थी। वहीं दूसरी ओर लोरेंजो वल्ला विश्वास करते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतया जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की आलोचना की। मानवतावाद का मतलब यह भी था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई माध्यमों से अपने जीवन को रूप दे सकता था। यह आदर्श इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा था कि मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है, जो कि तीन भिन्न भिन्न वर्गों, जिसमें सामंती समाज विश्वास करता था, के विरुद्ध गया था। मानव स्वभाव के बारे में निकोलो मैकियावेली ने अपने ग्रंथ द प्रिंस के 15वें अध्याय में काफ़ी विस्तार से लिखा है। प्यारे बच्चों, हमारे इस भाग का अगला बिंदु है महिलाओं की आकांक्षाएं, जिसमें हमें यह देखना है कि पुरुष प्रधान समाज के होते हुए महिलाओं की किस प्रकार की अपनी आकांक्षाएं थी। व्यक्तिगता और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया था। सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवार के पुरुषों का ही प्रभुत्व होता था और घर परिवार के मामले में वे ही निर्णय लेते थे। हालांकि वे अपने लड़कों को शिक्षा देते थे, जिससे वे उनके खानदानी पेशों और जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सके। वहीं दूसरी ओर लड़कियों को केवल घरेलू कामकाज तक ही सीमित रखा जाता था। हालांकि व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी। दुकानदारों की स्त्रियां दुकानों को चलाने में प्राय उनकी सहायता करती थी, विशेषकर तब जब उनके पति लंबे समय के लिए दूर दराज स्थानों को व्यापार के लिए चले जाते थे। हालांकि उस काल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थी और मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील थी। उदाहरण के लिए वेनिस निवासी कसांद्रा फेदेले ने लिखा कि यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है और न ही किसी सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। कसांद्रा फेदेले उन गिनी चुनी महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने इस विचारधारा को चुनौती दी कि एक मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। फेदेले का नाम यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात था। उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस काल की एक अन्य प्रतिभाशाली महिला थी मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते। उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया
यद्यपि मंटुआ एक छोटा राज्य था, तथापि उसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के सभी मुख्य बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के बाद आइए पुनः एक बार दोहराई करते हैं कि हमने इस भाग में क्या कुछ पढ़ा है। हमने सबसे पहले बात की थी पहले बिंदु कलाकार और यथार्थवाद के बारे में। उसके बाद हमने अगले बिंदु वास्तुकला के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की है। इसके साथ ही हमने उन प्रथम मुद्रित पुस्तकों का अध्ययन किया है जो इस काल में मुद्रित हो पाती हैं। और अगले बिंदु में हमने चर्चा की थी कि मनुष्य की एक नई संकल्पना जिसमें धर्म का उसके समाज के दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण कमज़ोर होता गया है। और सबसे लास्ट बिंदु में हमने चर्चा की थी कि महिलाओं की आकांक्षाएं क्या हैं जो पुरुषों की समान उनको मिलनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के सभी बिंदुओं पर चर्चा करने और पाठ की दोहराई करने के बाद आइए आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है, कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कैसे? दूसरा प्रश्न है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि माइकल एंजेलो अपने समय का एक सर्वश्रेष्ठ कलाकार था? आपके लिए तीसरा प्रश्न है, मुद्रण के क्षेत्र में गुटेनबर्ग का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना थी, स्पष्ट करें। आपका अगला प्रश्न है, कसांद्रा, फेदेले और इसाबेला अपने युग की महिलाओं की आकांक्षा का प्रतीक थी, कैसे?